ओके माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक्चुअली कल हमने आपका बहुत मिस किया क्योंकि कल सर्वर डाउन हो गया था, जिस वजह से मैं आपका क्लास नहीं ले पाया। मैं यहाँ से लौट के गया। तो अगर कभी इस तरह की अगर इस तरह के कोई कभी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाता है तो आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आप समझ लेना कि किसी बहुत बड़ी मजबूरी होगी, इस वजह से क्लास नहीं चल पाई होगी। तो अब कल का भी मेरे पास काम बचा ही हुआ है। जैसे हमने औद्योगिक क्रांति आरंभ किया था, लेकिन आपको जो मैंने फार्मूला दिया है वो फार्मूला आप कभी नहीं भूलोगे। अकेला किसी टॉपिक को नहीं पढ़ना है, उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना है। तो मैं आपको केवल औद्योगिक क्रांति नहीं कवर कर रहा, मैं आपको कवर कर रहा पार्ट थर्ड। और जब भी औद्योगिक क्रांति की बात होगी तो आप समझ लेना कि पार्ट थर्ड है, और पार्ट थर्ड में हमारे 4 सब टॉपिक है। औद्योगिक क्रांति है, समाजवाद और मार्क्सवाद है, नया साम्राज्यवाद है, और फिर प्रथम विश्व युद्ध है। ये चारों एक दूसरे से लिंक्ड है। जब ये चारों सब टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, उसके बाद हम एक डायग्राम बनाएंगे जो 4 सब टॉपिक्स को जोड़ रहा होगा, जो आपके दिमाग में एक मेंटल एक मैप बनाएगा किस तरह से इन सब टॉपिक्स के आपस में जुड़ाव है। फिर मैं एक ऐसा डायग्राम बनाना चाहूंगा जो पार्ट 2 को पार्ट थर्ड से जोड़ते। मतलब पार्ट 2 का मतलब हुआ कि आप उधर जो राष्ट्रवाद का टॉपिक जो फ्रांस की क्रांति के बाद जो पढ़ते आ रहे हो, वो टॉपिक का फिर कैसे औद्योगिक क्रांति और राष्ट्रवाद, ये 2 टॉपिक ने, जैसे एक एरिक हॉब्सबॉम ब्रिटिश हिस्टोरियन था, उसने मतलब फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति को ट्विन रेवोल्यूशन ऑफ 19th सेंचुरी कहा। ये ट्विन रेवोल्यूशन है, मतलब दोहरा रेवोल्यूशन। तो फ्रांस की क्रांति ने कैसे प्रथम विश्व युद्ध के लिए रास्ता तैयार किया, और औद्योगिक क्रांति ने कैसे प्रथम विश्व युद्ध के लिए रास्ता तैयार किया। तो उसके लिए एक एरिक हॉब्सबॉम नाम देता है लॉन्ग 19th सेंचुरी। लॉन्ग 19th सेंचुरी इसलिए कि इतनी लंबी 19th सेंचुरी है जो 1789 में फ्रांस की क्रांति के साथ ये सेंचुरी शुरू हुई। 19वीं सदी, मतलब नॉर्मली क्या होता है, 19वीं सदी कहते तो 1801 से शुरू होना चाहिए, लेकिन चूंकि क्रांति 1789 में घटित हो गई तो 1789 के साथ वो शुरू हुई। और वो समाप्त कब हुई, तो 1914 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो दिस सेंचुरी वाज ओवर स्ट्रेस्ड। ये सेंचुरी जो थी, शताब्दी थी, वह कितने वर्ष के हो गई। इधर 1789 का मतलब हुआ 11 वर्ष, उधर 14, तो 125 वर्षों की सदी है। उसको लॉन्ग 19th सेंचुरी का नाम दिया। और ये लॉन्ग 19th सेंचुरी है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घटित होगा। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पीछे जो आपने टॉपिक पढ़े हैं उसका जुड़ाव आगे प्रथम विश्व युद्ध से होगा। और पढ़ने का मजा और क्वेश्चन पढ़ने का मजा भी तभी है क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर हमारे पढ़ाने के दरमियान आपको 2 चीजें पैदा नहीं हुई तो पढ़ाना बेकार है। एक क्यूरियोसिटी और दूसरा इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब है कि आप अपनी आंखों के सामने दुनिया को बनते हुए देखोगे। इम्पैथी मतलब आप हर एक पल को महसूस करोगे, वर्ल्ड वॉर को महसूस करोगे, 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच कैसे दुनिया बदल रही है उसको महसूस करोगे। फिर जो वर्ल्ड वॉर हम जिसे कहते हैं, यूरोप के लिए तो विध्वंस है, लेकिन हमारे लिए तो निर्माण है। क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर में जब साम्राज्यवादी शक्तियां कमजोर हुई तभी तो हमें आजादी मिली। तो हम उपनिवेश कैसे उस वर्ल्ड वॉर को लेते हैं, और उस वर्ल्ड वॉर को यूरोपीय देश लेते हैं, उनका परसेप्शन और हमारा परसेप्शन एक नहीं है। तो मतलब मैंने क्या कहा कि कुल मिलाकर जो हमारा उद्देश्य है कि यू पीपुल हैव टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर, हम उसी उद्देश्य पर काम कर रहे हैं। और पहले से आप लोग अब बहुत हद तक कंफर्टेबल हो रहे होंगे। मेरा विश्वास है कि जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त करूंगा और कल्चर पर आऊंगा, उससे पहले आप सोचने वाले प्राणी हो चुके होंगे। तो फिर कल्चर में एंशिएंट, मेडिवल और कल्चर पर होगे तो उसको अलग एंजॉय करोगे। तो चलिए, हम आपको औद्योगिक क्रांति में हमने पहले बैकग्राउंड आपको बता दिया था। मैंने आपको बता दिया था कि देखिए कैसे ये क्रांति ब्रिटेन में घटित हुई और कैसे उसका पिछले यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति का विस्तार हुआ है उसका 300 वर्षों का बैकग्राउंड कैसे तैयार हुआ, ये डायग्राम में मैंने आपको समझाया हुआ था। और फिर तब हमारा मुद्दा हुआ था कि भाई जब व्यावसायिक क्रांति में 3-4 शक्तियों ने मिलकर काम किया तो औद्योगिक क्रांति में अकेला ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति की दिशा में क्यों आगे बढ़ी। तो अकेला ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति की दिशा में क्यों आगे बढ़ा,
तो इसमें मैं आपको बताना चाहता कि देखिए, अब एक हम आराम से डायग्राम बनाते हैं, वो डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि औद्योगिक क्रांति। अच्छा, क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन पर। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों घटित हुई, क्यों घटित हुई, इस पर हम आते हैं। लेकिन इससे पहले सचमुच तुमने याद दिलाया, क्वेश्चन तो आपका होना ही चाहिए। और क्वेश्चन पहले ये बताओ अंकुर, आप लोग पहले बताइए कि अब आप लोग क्वेश्चन को शुरू कर पाते हो, स्टार्ट कर पाते हो, कैसा महसूस करते हो? शेयर करो हमसे। मिस्टर अंकुर विल इन्फॉर्म मी, प्लीज इन्फॉर्म देयर कि आप लोग अब कैसा महसूस करते हो, क्वेश्चन स्टार्ट कर पाते हो, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन क्या था? हाँ, जर्मनी के एकीकरण, यही क्वेश्चन था। क्या मेरे स्टूडेंट लोगों की क्या राय हुई, कैसा फील करते हैं? मैक्सिमम कह रहे हैं कि स्टार्ट कर पाते हैं, वेरी गुड। अब देखो, ये जो जर्मनी के एकीकरण जर्मन शासन बिस्मार्क की देन करार दी जा सकती है, इस कथन पर समालोचनात्मक टिप्पणी खींची। तो मैंने उसका बैकग्राउंड तो पहले ही बता दिया था, आपको याद होगा। वैसे आप लोग जानते हो, क्वेश्चन आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इतने आप प्रशिक्षित हो चुके हो कि आप आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के बीच का स्पष्ट अंतर कर सको। तो यह क्वेश्चन वर्चुअली आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है ना। तो चलिए, अब इसको कहोगे भाई कैसे शुरू करें, तो बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण जटिल परिस्थितियों की देन थी, जटिल परिस्थितियों की देन थी जटिल परिस्थितियों की देन थी। अब जटिल परिस्थितियों की देन, जो मेरा इंट्रोडक्शन हो, इस बात को संकेत कर दिया कि भाई इसके लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस उत्तरदायी है, कोई किसी एक व्यक्ति को इसका पूरा श्रेय नहीं दिया जा सकता। लेकिन आगे हम इसको कैसे स्पष्ट कर रहे हैं कि जर्मनी के एकीकरण में जर्मन चांसलर बिस्मार्क की निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, परंतु अब थोड़ा अगर कठोर शब्दों में कहना चाहो तो कह सकते हो, परंतु इसका हम पूरा श्रेय केवल अकेला बिस्मार्क को नहीं दे सकते हैं। अब आपको लगेगा भाई थोड़ा ये हार्ड शब्द हो गया, इतना कठोर शब्द ना बोले तो कह सकते हो, परंतु इसके लिए अन्य संबद्ध कारक भी उत्तरदायी रहे हैं। तो परंतु इसके लिए अन्य संबद्ध कारक भी उत्तरदायी रहे। संबद्ध कारक भी उत्तरदायी रहे। देखो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग तो आप लोगों की बन ही रही होगी, इसमें मेरा विश्वास है। अगर आप नहीं भी कहोगे तो मैं अपनी आत्मा की आवाज से कह सकता हूं कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी। लेकिन क्या होता है कि जैसे शुरू में आप जो विश्वविद्यालयी शिक्षा हिंदुस्तान की है, उसमें बच्चों को लिखना यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जाता, न पढ़ाया जाता है।
और पुस्तक रीडिंग भी बच्चे सीख नहीं पाते, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत लिमिटेड नॉलेज रहता है। और यूपीएससी में क्वेश्चन का रेंज इतना ज्यादा रहता है, जैसे आप देखो, आपने देखा प्रीलिम्स के बाद हाहाकार मचा, उतने हाहाकार की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी भी कहता हूं उतने हाहाकार की आवश्यकता नहीं। अगर आपको लेवल ऑफ नॉलेज ऊंचा उठ गया तो चाहे कितना भी कठिन वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप काम लायक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर ही लोगे। आप ध्यान कर लो। तो इसीलिए मेरी कोशिश है बच्चों, और शायद मेरी कोशिश अब आप लोग भी समझ रहे होंगे, क्योंकि ईमानदारी से की गई कोशिश जरूर पहुंच जाती है स्टूडेंट्स के ऊपर तक। आप उस कोशिश को समझ पा रहे होंगे कि हमारी कोशिश है कि आपको ओवरऑल सोचने का, देखने का, पढ़ने का नजरिया ही मैं बदल डालूं, ताकि ये न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये लुक्का छिपी का खेल बंद हो जाए कि हम थोड़ा जानते हैं थोड़ा नहीं जानते। मतलब एक ओवरऑल समझ हो। सर्वज्ञ तो कोई नहीं हो सकता, अन्ना सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम उतना क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर दें जिससे हम एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाए। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, जो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो क्या होगा कि अभी आप में से कई लोगों को क्वेश्चन राइटिंग में आरे आएगा। वह आरे आएगा जैसे शब्दकोश की कमी, आपके पास पर्याप्त शब्द नहीं होंगे और पर्याप्त मुहावरे नहीं होंगे। तो आप लोग एक काम करना, ये मुझे पहले ही कह देना चाहिए था, पता नहीं मैंने पहले आपको सजेस्ट किया है नहीं। आप लोग आज घर जाओगे तो आज तो रात ज्यादा हो गई, कल आप लोग मार्केट चाहे आसपास की दुकान से या आपके घर में रखी हुई हो तो एक मोटी सी कॉपी आप सिलेक्ट करके उस पर अपना नाम लिख लीजिएगा और उसका टाइटल दीजिएगा शब्दकोश एवं मुहावरे। आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई इस तरह के आर्टिकल, तो आपको अगर कोई नया शब्द मिलता है तो उस शब्द का मीनिंग आप नहीं जानते हो, तो आप वहां पर कॉपी आपका पास स्टडी टेबल के पास रहे, आप कॉपी उलट के उसको शब्द को लिख डालो। और एक बार जब 20-25 शब्द जमा हो जाए तो इंटरनेट या किसी और सहारे से, अब तो इंटरनेट बहुत बड़ा जरिया है, उस शब्द का मीनिंग जान लो और उसकी मीनिंग को समझ लो। तो उससे क्या होगा, धीरे तुम्हारा शब्दकोश बढ़ता जाए। और कोशिश करो कि हम अपनी राइटिंग में उनमें से, जैसे आप पेपर वगैरह में पढ़ोगे तो कुछ शब्द आपको मिलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, उस शब्द का मीनिंग तो पैराग्राफ नहीं समझ पाओगे। तो उस शब्द को जब आप धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू करोगे तो धीरे धीरे वो शब्द आपका अपना हो जाएगा। और आप लिखने में शब्द का प्रयोग करो, जहां 2-4 बार शब्द को लिखा वो शब्द अपना हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके शब्दकोश भी बढ़ेंगे। अब जैसे मैंने, परंतु इसके लिए अन्य संबद्ध कारक भी उत्तरदायी रहे, तो आपको यहां पर मेरी भाषा आपको थोड़ी क्लिष्ट लगेगी, लेकिन क्लिष्ट नहीं है, सरल है। लेकिन चूंकि बाकी स्टूडेंट्स में शब्दकोश की इतनी कमी होती है कि ये भी उन पर हेवी पड़ने लगता है। हमारे पास अलंकृत भाषा की हमें आवश्यकता भी नहीं है, लिखेंगे भी नहीं। और जीएस में पॉइंट बना के लिखना ही फायदेमंद है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें पॉइंट की गुंजाइश नहीं होगी, तो आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में भी बांट कर लिखना होगा। और चीजों को समझकर अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो। और डेली तुम लोग कोशिश करो कि हम एक क्वेश्चन का उत्तर अवश्य लिखें। किसी भी स्थिति में हम क्वेश्चन के उत्तर को ना छोड़े, उसके उत्तर को हम अवश्य लिखें, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो अब यहां पर परंतु इसके लिए अन्य संबद्ध कारक भी उत्तरदायी रहे, इतना लिख दिया। उसके बाद लिखोगे कि जर्मनी के एकीकरण में मैं बोल देता हूं, आप लिख लें। जर्मनी के एकीकरण में गांठ पड़ चुकी थी जिसको खोला नहीं जा सकता था, बल्कि तलवार से ही काटा जा सकता था। और ये गांठ थी ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, जिसको हराए बिना ये एकीकरण संभव नहीं था। और फिर दक्षिणी जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस को हराना भी आवश्यक था। इसलिए बिस्मार्क ने सैनिक कूटनीतिक कारक के माध्यम से इस एकीकरण के कार्य को पूरा किया। और उसने, अब अगर उसमें स्टोरी एलिमेंट्स या वर्णनात्मक लिखोगे तब तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप उसमें सेडोबा के युद्ध की चर्चा कर दो, सेडान के युद्ध की चर्चा कर दो कि सेडोबा के युद्ध में उसने पहले फ्रांस को कूटनीतिक दृष्टि से अलग थलग कर दिया और तब सेडोबा के युद्ध में उसने फ्रांस को बुरी तरह पराजित किया, और फिर ऑस्ट्रिया को बुरी तरह पराजित किया। और फिर ऑस्ट्रिया की पराजय के बाद, जो सेडोवा के युद्ध के बाद, उत्तरी जर्मन राज्यों का विलय जर्मनी के साथ हो गया। उसी प्रकार वो इस बात को भली भांति, फिर पैराग्राफ चेंज करना, उस बात को भली भांति जानता था कि बिना फ्रांस को पराजित किए फ्रांसीसी राज्यों का एकीकरण, दक्षिणी राज्यों का एकीकरण नहीं हो सकता। इसलिए उसने फ्रांस के साथ युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न की और फिर सेडान के युद्ध में फ्रांस को पराजित करके दक्षिणी राज्यों का विलय पूरा किया, पैराग्राफ चेंज करके।
हाँ, परंतु तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी है जिसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते। वस्तुतः एकीकरण का वैचारिक और सांस्कृतिक आधार तो जर्मन दार्शनिकों ने ही तैयार कर दिया था, क्योंकि एकीकरण के पक्ष में वो जनमत का निर्माण कर चुके थे। और इस एकीकरण का आर्थिक आधार औद्योगिक क्रांति ने तैयार किया, क्योंकि इस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रशा के साथ जर्मन राज्यों का आर्थिक एकीकरण हो चुका था और एक जर्मन चुंगी संघ भी बन चुका था। अब लास्ट में देख सकते हो, इसलिए हम अन्य कारकों अतः हम कह सकते हैं कि बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद भी अन्य कारकों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो धीरे धीरे अगर जिसने नहीं लिखा होगा, अब आज जाके ट्राई करो, आप लिखोगे और बहुत अच्छा लिखोगे। अब आते हैं हम उस बिंदु पर जो कह रहे थे। अब मुद्दा मैंने बताया कि अब हमारे सामने मुद्दा यह है कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों घटित हुई। तो अब औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में क्यों घटित हुई, तो मैंने कहा कि इसमें बहुत, देखो हम मेजर पॉइंट को पकड़ते हैं और मेजर में माइनर पॉइंट को लिख लेंगे। जैसे देखो, मेजर पॉइंट में हमने जो आपको दिया है 4, अगर आपकी अनुमति हो तो एक पॉइंट इसमें और जोड़ते हैं। जैसे एक पॉइंट अगर इसमें हम भौगोलिक कारक को जोड़ दें, तो भौगोलिक कारक की विशेषता क्या है, तो आप अगर कभी ब्रिटेन को ज्योग्राफिकली देखोगे तो इधर नॉर्थ वेस्ट में जैसे ब्रिटेन है ना, तो इधर तो इंग्लिश चैनल है और इधर भूमध्य सागर हो गया, और इसके अगर पश्चिम में ब्रिटेन के जाओगे तो अटलांटिक महासागर भी है। तो ब्रिटेन की एक विशेषता क्या है कि ब्रिटेन एक तरफ भूमध्य सागर की तरफ भी खुलता है, दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर की तरफ भी खुलता है। तो इसलिए ये दोनों तरफ इससे क्या हुआ कि इसका जो सामुद्रिक गतिविधियां हैं वो शुरू से ही अधिक रही, क्योंकि ये दोनों तरफ खुलता है। तो भौगोलिक कारक में आप अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों के निकट होना दे सकते हो, और इसमें एक ही कारक हो, मतलब भौगोलिक कारक में एक ही बिंदु आएगा। दूसरा तुम देखते हो आंतरिक व्यापार का विकास। आंतरिक व्यापार का विकास, अब आंतरिक व्यापार का विकास, इसमें आपको कई सब कारक देने होंगे। एक, जैसे मैंने बताया कि आप एक सब कारक देते हो कि ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और आयरलैंड का राजनीतिक एकीकरण। तो कैसे, तो 17वीं सदी में ब्रिटेन का राजनीतिक एकीकरण हो गया था, उसमें स्कॉटलैंड भी मिल गया था और आयरलैंड तो था। तो ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड का जब एकीकरण हुआ तो एक संयुक्त बाजार का विकास हुआ, मतलब एक बड़े बाजार का विकास हुआ, जैसे आपका क्षेत्र जो आंतरिक बाजार है विकसित हुई। दूसरा फैक्टर देते हो कि भाई आंतरिक बाजार के विकास में 2 कारक है, एक है यातायात और संचार, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का मतलब खाद्यान्न, कृषि सुधार से खाद्यान्न, एक एक लाइन में देना होगा जनसंख्या वृद्धि। और तीसरा है बैंकिंग एवं मुद्रा, बैंकिंग, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और मुद्रा का विकास। तो लोगों में परचेजिंग पावर आएगा और मुद्रा का विकास, क्योंकि लोगों में परचेजिंग पावर आएगा तभी तो बाजार का विकास होगा। अब मान लो सिर्फ जनसंख्या होने से तो नहीं होगा, जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है जो खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ रही है। यातायात और संचार में आप दोनों देते हो, जैसे पहले कच्ची सड़क से पक्की सड़क का विकास हुआ और नहरों का विकास हुआ। और नहर के विकास में देखते हो कि नहर एक बड़ा ही परिवहन का बड़ा ही सस्ता साधन था और सीधे फैक्ट्री साइट को उसने माइनिंग साइट से जोड़ दिया। तो माइनिंग साइट और फैक्ट्री साइट जुड़े तो उस कारण से यातायात और संचार व्यवस्था। और 1812 के बाद रेलवे का विकास हुआ, लेकिन पहले पक्की सड़क और नहर, फिर आगे रेलवे। तो ये तो आपको आंतरिक हो गया। बाह्य व्यापार में आप दोगे कि इसमें आपको आएगा भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया तो खैर बाद में है, भारत, अमेरिका, कैरिबियाई क्षेत्र, इन सब को तो अब बाह्य व्यापार में दे दोगे कि इनसे बाह्य व्यापार का विकास हुआ। और बाह्य व्यापार के माध्यम से ब्रिटेन ने काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की। भारत से, मतलब ब्रिटेन के कुल जो राष्ट्रीय आय है उसमें ब्रिटेन के कुल राष्ट्रीय आय का 5% औद्योगिकरण में लगा, औद्योगिक क्रांति में लगी। और उन 5% में 2% आय केवल भारत से आई हुई थी। तो बाह्य व्यापार दे दोगे। और बाह्य व्यापार के बाद
तकनीकी कारक। तो तकनीकी कारक में मैंने कुछ नाम आपको दिया हुआ है और उस 4-5 नाम को, जैसे देखो इस समय क्या होगा कि एक तो सूती वस्त्र उद्योग का विकास होगा, सूती वस्त्र के क्षेत्र में तकनीकी विकास होगा। लौह उद्योग के क्षेत्र में, लौह उद्योग के क्षेत्र में आपको डर्बी परिवार मिला होगा, अब्राहम डर्बी। आप मैटर पढ़ना बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, अब्राहम डर्बी। तो अब्राहम डर्बी का जो परिवार है वो लोहे से बेहतर किस्म का इस्पात बनाने का काम किया। तो डर्बी परिवार ने लोहे से बहुत बेहतर किस्म के इस्पात बनाए और आगे जेम्स वॉट ने इंजन बनाया। लेकिन देखो सूती वस्त्र में नवीन नवीन तकनीकी क्या आई है, जैसे यहां पर जैसे नाम दिया गया है, ये सब 2-4 नाम है। हारग्रीव जी की स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी का मतलब है सूत की कताई, स्पिनिंग जेनी से होती थी, जैसे चरखा का विकसित रूप है। दूसरा है आर्कराइट का वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम से मतलब हुआ कि पानी उस पर गिरेगा तो चरखा तेजी से चलेगा, तो वाटर फ्रेम माने वाटर गिरेगा और उससे, जिसको पंचक्की बोलते हो। और क्रॉम्पटन का म्यूल है, वो भी कताई के लिए एक बेहतर किस्म का उपकरण था। और जॉन के का फ्लाइंग शटल और एडमंड कार्टराइट का पावर लूम। तो ये 3 जो है वो सूत की कताई के लिए, और लास्ट का 2 है वो कपड़ों की बुनाई के लिए। तो कताई और बुनाई को प्रोत्साहन मिला तो उससे औद्योगिक गतिविधियां तीव्र होगी। और सबसे एक बात दी गई है कि तकनीकी ही अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है, तकनीकी को सामाजिक स्वीकृति भी मिलनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि कृषि तकनीकी को ही लो, तो कृषि तकनीकी में जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो कृषि तकनीकी को सबसे पहले आसानी से स्वीकार कर लेते हैं और नई तकनीकी को अपना लेते हैं। वही बिहार, यूपी, एमपी जो काउ बेल्ट के किसान हैं वो पहले तकनीकी को ऑब्जर्व करते हैं, और थोड़ा कंजर्वेटिव हमारी सोसाइटी है तो इस कारण से तकनीकी को अपनाने में थोड़ा सा वो विलंब करते हैं। तो आप सिर्फ तकनीकी अपने आप में पर्याप्त नहीं, उसको सामाजिक स्वीकृति कितनी मिली। जैसे देखो ऐसा नहीं था कि ये तकनीकी आविष्कार तो ब्रिटेन में हो रहा था, लेकिन अगर दूसरा कंट्री भी आविष्कार करता है तो उससे प्रभावित होकर दूसरा कंट्री अपना तो सकता है। लेकिन फ्रांस ने वो तत्परता नवीन तकनीकी को अपनाने में नहीं दिखाई। तो किसी आलोचक ने कहा है कि ब्रिटेन में स्पिनिंग जेनी सफल हो गया क्योंकि वहां कारीगरों ने उसे अपनाया, और फ्रांस में वो सफल नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने उसको ऊपर से थोपने की कोशिश की। सरकार ने ऊपर से थोपने की कोशिश तो की, लेकिन जो ऑर्गेनिकली उसको शिल्पियों ने नहीं अपनाया, तो इसलिए वहां पर स्वीकृति नहीं मिली। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और एक कारण इसमें आपको दे देना है, वो है जो मैं आपको डायग्राम बता रहा था कि ये जैसे 1 2 3 4 कारक हुआ। अब 5वां कारक में केवल आप दे दीजिए सामाजिक कारक। अब ये सामाजिक कारक क्या है? तो सामाजिक कारक का मतलब है कि आपके समाज में एक ऐसा वर्ग आना चाहिए जो एंटरप्रेन्योर हो, जो उद्यमी हो, जिसमें जोखिम लेने की तत्परता हो, जिसमें जोखिम लेने का उत्साह हो, और वह वर्ग निवेश के लिए आगे आए। अगर ऐसा होता है तब आपके यहां तरक्की खूब होगी। तो ब्रिटेन में एक मध्य वर्ग का उद्भव हो चुका है। और मध्य वर्ग और कुलीन वर्ग में क्या फर्क है पता है? जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं वो अधिकांश जो अधिशेष तो समझते होंगे, अधिकांश अधिशेष वे खपत पर खर्च कर देते हैं, अपने लग्जरी पर खर्च कर देते हैं, भोग विलास में खर्च कर देते हैं। और जो मध्य वर्ग के लोग होते हैं वो मध्य वर्ग के लोग पैसे को अधिक से अधिक बचाकर निवेश करते हैं। तो ब्रिटेन में एक मध्य वर्ग का आना भी इसका एक कारण रहा। और अगर आपके मन में और लालच हो कि एक आध पॉइंट और जुटाएं, वैसे जरूरत नहीं है, तो आप अपनी तरफ से जुटा सकते हो एक धार्मिक कारक भी। और धार्मिक कारक में आप प्रोटेस्टेंट आंदोलन की भूमिका कर सकते हो। याद करो, मैंने प्रोटेस्टेंट आंदोलन में आपको बताया था कि जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन के विषय में कहा जाता है कि मार्टिन लूथर जो आंदोलन लाया था, फिर काल्विन, ज्युंगली आदि ने,
तो उसमें आपने देखा था कि एक जर्मन समाजशास्त्री जिसका नाम मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उसने कहा था प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उसने कहा जो प्रोटेस्टेंट धर्म है यूरोप में, वह एक बहुत बड़ा कारण था पूंजीवाद के उद्भव का। तो ब्रिटेन तो सबसे पहले प्रोटेस्टेंट हुआ, जर्मनी को अपवाद में छोड़ो तो ब्रिटेन में प्यूरिटन्स आ गए, तो प्रोटेस्टेंटों ने भी उसमें भूमिका निभाई। लेकिन 4 कारक आप जब समय कम हो, स्पेस कम हो, तो 4 कारक आप आवश्यक रूप से देना। कौन सा? आंतरिक बाजार का विकास, बाह्य बाजार का विकास, तकनीकी विकास और सामाजिक कारक। अगर स्पेस निकल जाए तो भौगोलिक कारक भी दे देना, और फिर अगर और स्पेस निकल जाए तो धार्मिक कारक भी दे देना। बस ये डिपेंड करता है, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि आपको कितना स्पेस मिल रहा है और आप उस स्पेस को कितना इस्तेमाल करने की स्थिति में हो। तो ये हो गया ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति क्यों शुरू हुई। अब औद्योगिक क्रांति का प्रभाव देखोगे तो बड़ा मिक्स्ड है। जैसे देखो, अब प्रभाव में आप 2 तरह का प्रभाव देखते हो। एक देखोगे सामाजिक प्रभाव और दूसरा सांस्कृतिक प्रभाव। अब देखो, सामाजिक प्रभाव में तो औद्योगिक क्रांति समाज में एक प्रकार की गतिशीलता लाई, मध्य वर्ग ज्यादा शक्तिशाली हुआ, एक नए वर्ग के रूप में औद्योगिक श्रमिक वर्ग भी आया। लेकिन औद्योगिक क्रांति की एक सीमा कही जाती है कि इसने उत्पादन की समस्या का तो बहुत हद तक हल कर दिया, लेकिन एक दूसरी समस्या को जन्म दे दिया, और वह समस्या थी एक्सप्लॉयटेशन की, शोषण की। मजदूरों का बड़े पैमाने पर शोषण होना शुरू हुआ। जैसे मैंने आपको बताऊं कि देखिए, मेंटली अलर्ट हो आप लोग। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में आरंभ हुई, तो अगर ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति का स्टैंडर्ड देखोगे, ब्रिटेन ने अपने औद्योगिक क्रांति को पूरा करने के लिए जिस तरह के काम किए, और जितनी मतलब कह सकते हो कि जितना अन्यायपूर्ण पद्धति सरकार ने अपनाई, वैसा डेमोक्रेसी के युग में कोई नहीं अपना सकता। तो हम लोगों को एक समस्या यह भी होती है कि औद्योगिक, हम लोग जो अपना आर्थिक विकास करना चाहते हैं, तो हम लोगों का एक लक्ष्य है सामाजिक न्याय। तो हमारा बहुत सारा रिसोर्सेज तो सामाजिक न्याय और वेलफेयर पर निकल जाता है। इस पर एक अरविंद सुब्रमण्यम, एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द दिया है, डेमोक्रेटिक कॉस्ट। डेमोक्रेटिक कॉस्ट का मतलब हुआ कि हम डेमोक्रेसी के युग में आर्थिक विकास कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, मतलब लोगों के वेलफेयर को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। और ब्रिटेन ने तो जैसे तैसे मजदूरों को दबाकर, शोषण करके, किसानों को दबाकर, पूंजीपतियों को आगे बढ़ाकर सरकार ने औद्योगिक क्रांति करवा दी। तो पश्चिमी देशों में लगभग वही हुआ, और हम लोग के यहाँ औद्योगिकरण डेमोक्रेसी के युग में हुआ, तो हम बहुत पीछे से आए हैं। दूसरा एक और भी परिवर्तन अंतर देखोगे, मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो औद्योगिकरण हुआ, तो हमारे यहाँ तो सिर मुराते ही ओले पड़े। जब उन्होंने औद्योगिकरण किया तब पर्यावरण संकट नहीं था, और हम लोगों ने जब शुरू किया है तो पर्यावरण संकट आ गया है। तो हम लोगों को तो बहुत तरह से बंदिशें आ गई, पर्यावरण संकट आ गया, तेल संकट आ गया, और छोड़िए, धीरे धीरे वो संकट बढ़ता गया। तो हम लोग आए बहुत लेट, और जो मेटर्निक कहा करता था कि लगता है मानो हम समय के बाद पैदा हुए, वही बात पुराने उपनिवेशों को लागू हुआ। तो खैर, तो उनका सामाजिक प्रभाव क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि किसान उजड़ रहे थे, वो नगरों की तरफ पलायन कर रहे थे, क्योंकि उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था। जमींदार जो थे कुलीन, उनकी भूमि पर कब्जा कर रहे थे, और सरकार बाड़ेबंदी कानून बनाकर, मैं पीछे बता चुका हूं कृषि सुधार में, कि सरकार बाड़ेबंदी, इसको इंक्लूजन मूवमेंट कहते हैं, वो जमींदारों या कुलीनों का हाथ मजबूत कर रही थी। बेचारे किसान कहाँ जाते, तो भूमि गंवाकर नगरों में जा रहे थे। नगर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था बेहतर, तो उनको जहां रखा गया, वो मजदूरों को जितना छोटे छोटे कमरे में रखा जाता, और
उद्योगों के परिसर में रखा जाता। उद्योग में चिमनी नीची थी, तकनीकी पिछड़ी हुई थी, तो बड़े पैमाने पर धुआं उगलती हुई, इतना तक कि मजदूरों के मकान पर कई सेंटीमीटर तक एस यानी राख जम जाता। और इतना धुआं इनहेल करते हो कि उनकी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा कम होकर 21% ही नहीं 17% हो गई लंदन और मैनचेस्टर। ये थी उनकी हालत। और उनकी दशा को देखकर कुछ जो मानवतावादी चिंतक थे और जो आरंभिक समाजवादी थे, उनका ध्यान गया और उन्होंने सरकार पर दबाव डालकर 1819 में 1833 में कुछ मजदूरों की सुरक्षा के लिए कानून बनवाए। 1842 में खनन मजदूरों की सुरक्षा के लिए कुछ कानून बने, तो कुछ उनको राहत आगे चलकर सरकार के द्वारा कानून बनाकर दी गई, लेकिन वो बहुत ही अपर्याप्त था। तो ये तो हुआ सामाजिक। दूसरा है सांस्कृतिक। जब देखो दुनिया बदलती है, आप लोग तो पैदा हुए हो, वो सूचना प्रौद्योगिकी की ही उपज हो, उसी युग में पैदा हुए हो, तो आप 1990 से पहले के भारत को या संसार को नहीं देखा है। पुस्तकों में हो सकता है पढ़ते हो, लेकिन आपकी जो नई पीढ़ी है वो जब पैदा हुई तो इंटरनेट से ही जुड़ी हुई रही, सूचना प्रौद्योगिकी से ही जुड़ी हुई रही। लेकिन हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ में थे तब सूचना प्रौद्योगिकी नहीं थी। हमने उस जमाने को भी देखा है पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी का। तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया तो हम लोग भी फील करते हैं। जो इतना तेजी से बदलाव देखते हैं तो कभी कभी उदासी लगती है। जैसे लगता था कभी गांव में जाते थे, कितना सौहार्दपूर्ण संबंध, भाई बिरादर की भावना मजबूत थी, लोग आपस में मिलते जुलते थे। अब वो गांव भी एडवांस हो गए। पहले दादा नानी की कहानी बच्चे सुनकर बड़े होते थे, अब दादा नानी भी फेसबुक पर चले गए, तो दादा नानी की कहानी भी नई पीढ़ी को नहीं मिल पाती है। हम लोगों ने पूरी रामायण और महाभारत की कथा दादा और नानी से ही सुनी थी। नई पीढ़ी को ये सौभाग्य नहीं मिल पाता है। हाँ, वो टीवी सीरियल में देखकर पता करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बदलाव होता है, तो आप लोगों ने तो उस बदलाव को देखा नहीं, लेकिन हमने और हमारे पिताजी ने पीछे देखा, तो उनके जीवन में एक नॉस्टैल्जिया फील होता है। काश वो जमाना कैसा था, कितना अच्छा था, सब में ये था, कितना स्थिर जीवन था। अब जीवन इतना फास्ट हो गया, चारों तरफ कठोर कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा, कितना मतलब गांव भी बदल गए, बिरादर की भावना भी टूट गई। तो ये जो बदलाव आता है इसको सांस्कृतिक परिवर्तन बोलते हैं। जब औद्योगिक क्रांति आई तो पूर्व औद्योगिक क्रांति का जो यूरोपीय समाज था उसको पचा नहीं पा रहा था। क्यों? धीरे धीरे लग्जरी गुड्स की तरफ आकर्षण बढ़ता गया। जैसे आज आप लोग देखते हो उपभोक्तावादी संस्कृति में आज एक मोबाइल फोन का भी आपका पता चलता है कि 1 साल रहा तब तक उसे लेटेस्ट वर्जन आ गया और आपके मोबाइल आउटडेटेड हो जाते हैं, आप नए मोबाइल के चक्कर में लग जाते हो। बाजार में जाते हो तो तरह तरह के शर्ट्स हैं, शूज हैं, सो मेनी लग्जरी गुड्स हैं। हम लोग जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो इतनी लग्जरी गुड्स ही अवेलेबल नहीं थी, तो समस्या नहीं थी, थोड़ा पीस था, अब वो पीस चला गया। तो मतलब ये है कि ये जो कल्चरल चेंज होता है, जब एक नई तरह की, ये भी तो औद्योगिक क्रांति ही है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। सूचना प्रौद्योगिकी की जो क्रांति है वो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। और चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब फिर शुरू हो गया, एआई तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। ये भी तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। टोटल 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की परिकल्पना विद्वान करते हैं, 4 औद्योगिक क्रांति की। तो सांस्कृतिक प्रभाव वहां क्या हुआ कि गांव उजड़ रहे थे, लोग नॉस्टैल्जिया फील कर रहा था, उपभोक्तावाद की तरफ आकर्षण बढ़ रहा था, मानव करुणा का भाव कम हो रहा था। धीरे धीरे जो शहरों में गांव उजड़ रहे थे और शहरों में गंदगियां भर रही थी, ओवर क्राउडेड सिटी हो रहा था, लोगों के जीवन में भाग दौड़ बढ़ रही थी। जैसे हम लोग इंग्लिश लिटरेचर हमारा ग्रेजुएशन में था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे, जैसे हमने चार्ल्स डिकेंस का हार्ड टाइम्स भी पढ़ा हुआ था, जो आपके एनसीईआरटी में रेफरेंस दिया हुआ है। वो कैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का कैसे लोगों के जीवन पर प्रभाव था, कैसे बदलाव आया, वो चार्ल्स डिकेंस ने बताया। हम लोग एक पढ़ते थे, वो तो नॉवेल था चार्ल्स डिकेंस का हार्ड टाइम्स, और एक हम प्रोज पीस पढ़ते थे टॉमस स्टीवेंसन का।
तो थॉमस स्टीवेंसन के इस प्रोज पीस का नाम था डल लंदन। डल लंदन में क्या था कि उसमें दिखाया गया था कि जो लंदन है वो लंदन के लिए कुछ लोग नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, क्योंकि लंदन इतना बदल चुका। जब स्टीवेंसन जो लंदन गया कुछ वर्ष के बाद, एक डेकेड के बाद, तो पाया कि वो लंदन अब पुराना लंदन नहीं है, बहुत बदलाव हो गया है। तो उसने एक 2-4 सेंटेंसेस लिखे जो हमें बड़ा अच्छा लगता था। वो लिखा, आई एम डल, आई एम बीइंग डल्ड, आई एम कॉन्टिन्यूसली बीइंग डल इन द डलिंग डाउन ऑफ लंदन डलनेस। मतलब उसको लगा कि चारों तरफ हम लंदन डल डल हो गया, भाई क्या लंदन था, क्या हो गया लंदन का। ये जो है सांस्कृतिक बदलाव, ये भी बहुत है। और ये सांस्कृतिक बदलाव को सबसे अधिक महसूस किया रोमांटिक पोएट ने। हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते थे, एक रोमांटिक मूवमेंट चला था। रोमांटिक मूवमेंट वो चला था, शुरू हुआ था कोलरिज और विलियम ब्लेक से शुरू हुआ था, और फिर विलियम ब्लेक से शुरू होकर फिर वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, शेली, बायरन, ये सब उससे जुड़े हुए थे। तो उसमें जैसे वर्ड्सवर्थ की आपने रचना हो सकता है पढ़ी हो कि द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, या वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट नॉस्टैल्जिया। चाहे हम जॉन किट्स का पढ़ते थे ओड टू नाइटिंगेल, एक नाइटिंगेल पक्षी थी, वो किस तरह फुदकती थी उसको याद करता था कि भाई कैसा वो, मतलब वो फिर वही जंगल, वही जवानी, वही पक्षियाँ, वही पशु, वही जीवन याद करते जो औद्योगिक क्रांति ने जिसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो ये था उसका सांस्कृतिक प्रभाव, वो महसूस करने की चीज। जब भी समाज में, जब आपकी तकनीकी में कोई बड़ा बदलाव होता है, अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो क्या लगता है कि आपके यहाँ कितना सांस्कृतिक बदलाव होगा। अभी हमें गर्व होता है हम बुद्धिजीवी हैं, एक समय ऐसा आएगा कि जब मशीन हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हो जाएगा और हम मशीन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी नॉलेज गेन करना शुरू कर देगा। तो वैसी स्थिति में हमें क्या होगा, पहचान का संकट होगा कि भाई मेरी पहचान कहाँ लुप्त हो गई। यही तो सांस्कृतिक बदलाव होता है, जब इंसान अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। तो दैट इज द पॉइंट, सांस्कृतिक प्रभाव। तो चलिए, ब्रिटेन में तो ये चीज हो गई। अब यहां पर एक क्वेश्चन शायद होगा जो मैं आपको दिखाना चाहता। ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा था। अब देखो यूपीएससी की शरारत देखो, जैसे इस बार जो हाहाकार मचा रहे हैं उनको लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ। अब इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। आप लोगों ने अपने मैटर में पढ़ा होगा कि क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटी थी। क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटी थी। औद्योगिकरण के दौरान वहां के लोगों की जीवन गुणवत्ता, माने औद्योगिकरण के दौरान वहां के लोगों की जीवन गुणवत्ता पर चर्चा कीजिए, माने स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। भारत में वर्तमान में जीवन गुणवत्ता से यह किस प्रकार तुलनीय है। मतलब जो इंग्लैंड में घटित औद्योगिकरण के दौरान वहां के लोगों की जीवन गुणवत्ता की तुलना करिए और कह रहा है वर्तमान में भारत में जीवन गुणवत्ता से कहां तक तुलनीय है। तो ये तो अपने आप में बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स आप अपेक्षा कर रहे हो ये केवल हिस्ट्री से नहीं, थोड़ा इकोनॉमी का भी नॉलेज, कंटेम्पररी इकोनॉमी का नॉलेज चाहिए कि भारत में अभी क्या हो रहा है। ब्रिटेन में जो इजेक्ट, भूमि से इजेक्ट होकर नगर में आ रहे हैं, नगर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लोगों का जीवन स्तर बहुत है नीचा। भारत में क्या है कि हम लोग के यहाँ जॉबलेस ग्रोथ है, तो लोग गांव से क्या करते कि एग्रीकल्चर में, जैसे एग्रीकल्चर उस समय एग्रीकल्चर से बाहर फेंके जा रहे थे। ब्रिटेन में कल्पना करो, जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चे, तो केवल थिंकिंग क्रिएचर ही इसको लिख सकता है, क्योंकि आपको 2 मिनट सोचना होगा कि भाई उस समय के लंदन, उस समय के ब्रिटेन और वर्तमान भारत, इन दोनों में क्या समानता का बिंदु है। तो जब आप समानता के बिंदु पर आओगे तो सोचोगे अच्छा, वहां पर जो जमींदार लोग थे वो बारेबंदी कानून के माध्यम से कृषकों को जमीन से हटा रहे थे, और जो कृषक जमीन से बेदखल हो रहे थे वो नगरों की तरफ पलायन कर रहे थे, जहां पर उनका बड़ा अनहेल्दी कंडीशन में रखना है। यही काम अभी कौन कर रहा है पता है, WTO कर रहा है। क्योंकि WTO ने, आप देखोगे एग्रीकल्चर को ट्रेड में ला दिया है, और आप देखोगे कि इस कारण से एग्रीकल्चर जो आज हमारा महंगा हो गया है, तो किसान लोग अब एग्रीकल्चर से मतलब लूज कर रहे हैं और उनका नगर की तरफ पलायन हो रहा है। तो आप देखोगे कि
मेट्रोपोलिस की तो बात छोड़ो, 2 टायर सिटी में भी धीरे धीरे लोगों की भीड़ वहां लगती जा रही। तो क्या हो रहा है कि लोग जब गांव से नगर की तरफ आ रहे हैं तो नगरों में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, और ग्रोथ जॉबलेस है, तो एक वही सर्विस सेक्टर में जॉब मिल रहा है, और वो सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे यहाँ डेवलप नहीं है। तो क्या हो रहा है कि जो उनका जो लाइफ है वो उतना ही अनहेल्दी कंडीशन में रहने के लिए बाध्य है। अब देखो ना, दिल्ली के आसपास में इतने सारे एनसीआर हैं, उसमें छोटे छोटे कच्चे मकानों में मजदूर लोग रह रहे हैं, बड़ा अनहेल्दी कंडीशन में। एक कमरे में 10-10 मजदूर रहते हैं, क्योंकि उनको अपने घर पैसे भेजने पड़ते हैं और पैसे यहां से बचाने होते हैं। तो उनका वही कंडीशन लगभग लग रहा है जो 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन में मजदूरों का था। तो इस तरह से तुलना करने के लिए बच्चे सोचना पड़ेगा, और इसलिए मेरी पूरी कोशिश यही है कि केवल हिस्ट्री में नहीं, सारे विषयों में आप सोचने वाला प्राणी बन जाओ। अगर आप वो बन जाते हो तो यूपीएससी का ही प्रॉब्लम नहीं, जीवन का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। आप हर जगह कोई भी क्वेश्चन कोई पूछे, आप कुछ बोलने, लिखने और जवाब देने की स्थिति में रहो। तो चलिए, ये तो आप क्वेश्चन इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये थोड़ा बड़ा यहाँ पर जो हो गया, इतना पैराग्राफ में आपको नहीं लिखना है। जो 4-5 पॉइंट मैंने बता दिए हैं, जैसे 2 पार्ट में क्वेश्चन है ना, क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटी थी, तो इस पार्ट को ही 4 या 5 पॉइंट, जितना स्पेस मिले उतना दे के लिख देना, और नीचे वाले को फिर जो मैंने बताया है नीचे लिखा हुआ है उसको लेके मिला देना, नहीं तो बड़ा हो जाएगा आंसर। हालांकि 200 वर्ड्स का था, जब पूछा था तब क्वेश्चन का साइज 200 वर्ड्स होता था। 150 और 250 वर्ड्स ये 2017 से उन्होंने किया है। अब अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति का प्रसार। मैं स्टूडेंट्स अब आपको मैं ले चलूंगा कि आप औद्योगिक क्रांति देखोगे, आपने मैटर में पढ़ा ही होगा, औद्योगिकरण का विस्तार। अब देखिए, अब ब्रिटेन से बाहर, अब ब्रिटेन से बाहर औद्योगिकरण का विस्तार होगा। तो एक मॉडल आपका अमेरिकन मॉडल, दूसरा जर्मन मॉडल, तीसरा रूसी मॉडल, और चौथा जापानी मॉडल। अब देखो, इसमें आश्चर्य लगेगा, बाकी अमेरिका तो काफी डेवलप्ड था, हालांकि वो दूसरा कॉन्टिनेंट था, और जर्मनी भी सिचुएशन बना यूरोपीय कंट्री था, रूस भी यूरोपीय कंट्री था, लेकिन प्रथम एशियाई कंट्री के रूप में जापान का औद्योगिकरण हुआ। और ये जो 4 के 4 मॉडल है वो ब्रिटिश मॉडल से अलग है। देखिए, आपको मैंने स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, आपको कोई परेशानी एज सच नहीं होगी, और जहां भी परेशानी होगी मैं आपकी परेशानी को हल करने के लिए बैठा हुआ हूं, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। देखिए, पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि होता क्या है कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो अनप्लैंड था। अनप्लैंड का मतलब है कि ब्रिटेन में किसी ने औद्योगिक क्रांति लाई नहीं, बल्कि सिचुएशन ऐसा बनता गया कि हो गई, मतलब इट वाज नॉट प्लैंड। लेकिन एक बार जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई तो कहा जाता है कि जब आपके यहां औद्योगिकरण होगा तो दूसरे के यहां नेचुरली विऔद्योगिकरण हो जाएगा। विऔद्योगिकरण नेचुरली हो जाएगा का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके यहां औद्योगिकरण होगा तो आपका मास प्रोडक्शन शुरू होगा, उसकी जो तकनीकी है वो आपसे पीछे है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा आपके पड़ोसी का वो महंगा हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। तो आप जब अपना प्रोडक्ट उनके यहां निर्यात करोगे तो उनके ही लोग उनके प्रोडक्ट को छोड़कर आपका प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट सस्ता है।
तो उनके जो परंपरागत उद्योग हैं वो मार खा जाएंगे, जैसे उनकी कारीगरी उद्योग है, जो भी उद्योग है उनका पतन शुरू हो जाएगा। तो आपके यहाँ जब औद्योगिकरण होगा तो उनके यहाँ औद्योगिकरण शुरू हो जाएगा, माने उद्योगों का विनाश शुरू हो जाएगा। इसलिए मजबूरी क्या होती है, अगर एक देश ने औद्योगिकरण किया तो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दूसरे देश को भी औद्योगिकरण के स्तर पर आना पड़ता है। तो एक तो ये फैक्टर है। तो अब नेचुरल है कि पहला देश जो ब्रिटेन था, उसने औद्योगिकरण जब किया था तो उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन तो अनप्लैंड था, लेकिन ब्रिटेन से प्रभावित होकर जब अन्य देशों ने औद्योगिकरण किया तो अन्य देशों का औद्योगिकरण प्री प्लान्ड है कि हमें ऐसे करना है, यानी सुनियोजित है। पहला तो फर्क यही है। दूसरा फर्क यह है कि देखिए, जो ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ है तो वो तो औद्योगिकरण ब्रिटेन में हो गया और तब ब्रिटेन आगे बढ़ गया। तो मान लीजिए कोई ऐसा कंपटीशन, कोई ऐसा रेस शुरू होता है जिसमें आपका प्रतिद्वंदी पहले से ही 300 मीटर आगे है और एक आप 1000 मीटर की रेस लगा रहे हो। तो 1000 मीटर की रेस लगा रहे हो और आपका प्रतिद्वंदी 300 मीटर आगे है, तो आप उससे जो रेस लगाओगे तो आपको उसको 700 मीटर ही दौड़ना होगा, तुमको 1000 मीटर दौड़ना होगा, तो हारना तो तय है। तो अब आपको दिमाग यह लगाना होगा कि कौन सा ऐसा उपाय है कि हम 1000 मीटर दौड़ते हुए भी उसके 700 मीटर से आगे निकल जाएं। मतलब हमें कुछ शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा, कोई ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे हम ब्रिटेन से मुकाबला कर सके, नहीं तो हमसे नेचुरली आगे हो। तो इसी क्रम में जो अलग अलग देशों ने अपने औद्योगिकरण का मॉडल अपनाया, तो उनका जो औद्योगिकरण था वो ब्रिटिश औद्योगिकरण से अलग हो गया और सारे देशों ने अपने अपने ढंग से शॉर्टकट रास्ता अपनाया। इसीलिए जब भी औद्योगिकरण की बात होगी तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, आपके सबके मेन फीचर्स में समझा देता हूं और अध्ययन सामग्री आपके पास है ही, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और परेशानी होगी तो मैं बैठा हुआ हूं उसे हल करने के लिए, आप चिंता मत करिए। तो चलिए पहले हम देखते हैं अमेरिकन मॉडल को। तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका बना, आजादी मिली, नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने, औद्योगिकरण के सामने दो बड़ी चुनौती थी। एक चुनौती यह थी कि अब तक अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप के कच्चे माल का निर्यातक रहा था। अब उसको औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ना था, तो पहले व्यापार की संरचना बदलनी थी। उसको कच्चे माल के निर्यातक से विनिर्मित वस्तुओं का निर्यातक बनना था और कच्चे माल का खपत अपने यहां अधिक से अधिक करना था। और दूसरा, अमेरिकन औद्योगिकरण की एक समस्या यह भी थी कि पश्चिमी यूरोप के देशों में औद्योगिकरण, ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के देशों में औद्योगिकरण पहले से ही हो चुका था। तो अमेरिका, संयुक्त अमेरिका उनसे थोड़ा पीछे था, तो इसको अपने उद्योगों की रक्षा भी करनी थी और उनके साथ प्रतिस्पर्धा भी करनी थी। तो देखो, अब इसके औद्योगिकरण में जो अमेरिकन मॉडल इसकी विशेषता क्या थी, इसको देखिए। एक तो 1790 में एक शक्तिशाली संघीय सरकार का गठन, मतलब कि 1790 में एक शक्तिशाली संघीय सरकार का गठन हुआ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को लगा कि अब हम औद्योगिकरण का संचालन कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको अमेरिकी क्रांति भी पढ़ा चुका हूं, अमेरिकी गृहयुद्ध भी पढ़ा चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रॉब्लम क्या था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही था कि उत्तर और दक्षिण, इन दोनों की अर्थव्यवस्था बटी हुई थी, और जो उत्तरी अमेरिकी राज्य थे वहां और दक्षिणी अमेरिकी राज्य, इन दोनों के बीच सहमति ही नहीं बन पा रही थी।
अब उत्तरी अमेरिकी राज्य अपने उद्योगों को सुरक्षा के लिए अगर संरक्षण देना चाहते तो दक्षिणी अमेरिकी राज्य विरोध करते, भाई क्यों, इसमें हमें घाटा होगा। तो चलिए 1790 में पहले एक शक्तिशाली संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ। हाँ, सबसे पहली चुनौती संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ थी कि ये 13 अलग अलग उपनिवेश थे, जिसका कि यूरोपीय जिसको ब्रिटेन शोषण कर रहा था और अन्य यूरोपीय देश भी व्यापार कर रहे थे। अब जब ये संयुक्त होकर एक बना तो एक पावरफुल कंट्री बना और एक संघीय सरकार गठित हुई, तो पहला तो औद्योगिकरण के लिए यही सकारात्मक फैक्टर बना। दूसरा तुम देखते हो संरक्षणवादी नीति। संरक्षणवादी नीति क्यों? तो संरक्षणवादी नीति का मतलब हुआ कि जैसे एडम स्मिथ महोदय, आप इसको गौर से समझना। एडम स्मिथ महोदय ने मुक्त अर्थव्यवस्था की बात की थी, क्यों नहीं करते? आखिर ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जो ठहरे, तो ब्रिटेन तो औद्योगिकरण के क्षेत्र में सबसे पहले आया था, तो ब्रिटेन के लिए तो फायदा यही था कि भाई मैं अपना बाजार खोलता हूं, आप लोग भी अपना अपना बाजार खोलिए, क्योंकि उसको फायदा था। क्योंकि अगर बाकी देश अपना बाजार खोलते तो ब्रिटेन के पास काफी निर्यात के लिए वस्तुएं थी, और बाकी देश तो ब्रिटेन को क्या डिफीट करते, उसका तो औद्योगिकरण में पहले से ही आगे था। तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि वो नारा दे रहा था मुक्त अर्थव्यवस्था, और 1846 में एडम स्मिथ तो खैर मर गए 1792 में ही मुक्त अर्थव्यवस्था का सिद्धांत देकर। 1846 में ब्रिटिश सरकार ने मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति को अपना लिया, मुक्त व्यापार की नीति को अपना लिया। लेकिन अब ये मुक्त व्यापार की नीति जो कमजोर जिसकी अर्थव्यवस्था है वो तो नहीं अपना सकते। अब हमारे ऊपर उन्होंने 1813 में ही मुक्त व्यापार की नीति भारत के ऊपर थोप दिया। बताइए हम कहां टिक पाते? हमारे उद्योगों को तो नष्ट भ्रष्ट कर दिया। लेकिन अब जिसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, जो औद्योगिकरण में आगे बढ़ना चाहता है, मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति कैसे अपनाएगा? ब्रिटेन के लिए फायदे में था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका को लग रहा था कि फिर तो मैं पिट जाऊंगा, क्योंकि पश्चिमी यूरोप के देश और ब्रिटेन हमसे औद्योगिकरण में आगे है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बड़ा साहस दिखाया, इसने संरक्षणवादी नीति अपना ली। कि नहीं, संरक्षणवादी नीति का मतलब समझते हो? हाँ या ना? थोड़ा सा एक क्लू दो मिस्टर अंकुर। मेरे स्टूडेंट से पूछिए कि क्या वे संरक्षणवादी नीति का मतलब समझते हैं? Mixed responses. क्या ज्यादा है या ज्यादा ना मिस्टर अंकुर? मतलब यस ही है। कुछ ना भी है। देखो, पहले भी मैं संरक्षणवादी नीति बता चुका हूं, लेकिन कुछ लोग अभी भी संरक्षणवादी नीति में क्लियर नहीं है। बहुत लोग तो आप लोग क्लियर हो, धन्यवाद उसके लिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी क्लियर नहीं। तो मैं फिर एक बार संरक्षणवादी नीति समझा रहा हूं, लेकिन शर्त यही होगी कि आगे फिर दोबारा मुझे ना समझाना पड़े। आप लोग सभी लोग फिर इसको अभी गांठ बांध लीजिए कि इसको अब समझ लीजिए, क्योंकि पीछे ही बता चुका हूं और आप भूल जाते हो। भूलना अलाउड नहीं है। भूलते क्यों है पता है? क्योंकि पढ़ने के बाद, जैसे कोई अगर नई चीज तुम सुन रहे हो लेक्चर में, तो पहली बात तो तुम लोग कैसे बैठे हुए हो, मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, और पेन और पेपर लेके बैठा करो। तो कुछ ऐसी बात जो नई कही जा रही है और जो तुम्हारे मैटर में नहीं, कुछ बातों समझाने के लिए अलग अलग से मैं बताता हूं, उसको, उन आवश्यक बातों को नोट डाउन करने की आदत डालो, पहली चीज। और दूसरी चीज कि रिवाइज करने की आदत डालिए। और हर दिन, जैसे देखो, अगर हमारा हाथ कमजोर है, तुम ही सोचो, और तो हाथ के, जैसे अगर किसी का हाथ में ताकत कम मिलती है तो डॉक्टर क्या कहेगा? इस हाथ को रेस्ट दीजिए, काम नहीं करने दीजिए, तो और कमजोर हो जाएगा। उसको क्या करना होता है? डंबल करिए, डंबल करिए, वजनदार चीजें उठाइए, हाथ मजबूत होगा। दिमाग को कैसे मजबूत बनाएंगे? दिमाग का यूज करेंगे, और दिमाग का यूज करेंगे का मतलब है जो हमने पढ़ा है, समझा है, उस पर सोचेंगे, तो दिमाग हमारा मजबूत होगा।
तो ये दो चीज का पालन आप करिए, ये आवश्यक चीजें नोट डाउन करिए और हर दिन 20 से 25 मिनट टाइम सोचने पर दीजिए। देखिए, हमें वर्षों का काम महीनों में करना है, महीनों का काम डेज में करना है और डेज का काम घंटों में करना है, तभी हम इस समुद्र को पार कर पाएंगे। तो इस काम को करने के लिए आप लोगों को भी थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। और आप लोग तभी यूथ हो, आप लोगों का माइंड अभी बहुत कैपेसिटी है, उसमें केवल इस्तेमाल नहीं हुआ है, बहुत आप कैपेबल हो इस मामले में। तो अब देखिए, होता यह है कि जैसे मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट, आप औद्योगिकरण में हमसे आगे हो, आपके उद्योग ज्यादा विकसित हैं, तो आपके प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से 20% सस्ते हैं। अब आप अपना प्रोडक्ट हमारे यहां निर्यात करोगे तो हमारे लोग हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो हमारे जो भी पिछड़े हुए उद्योग है वो तो और भी पिछड़ जाएंगे और भी विनाश के कगार पर चले जाएंगे। तो हम एक उपाय करेंगे, आपका जो प्रोडक्ट आएगा हमारे प्रोडक्ट से 20% सस्ता होगा, तो हम उस पर 40% चूंगी लगा देंगे। तो 40% चूंगी लगा देंगे तो अब आपका प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से 20% महंगा हो जाएगा। और जिस समय आपका प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से 20% महंगा होगा तो हमारे लोग फिर हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो इसको कहते हैं संरक्षणवादी नीति, अर्थात हमने अपने उद्योगों को संरक्षण दे दिया आपके उत्पादों के विरुद्ध। तो यही चीज आपको समझना है। तो जिस समय ब्रिटेन मुक्त व्यापार की नीति का नारा दे रहा था, यूरोपीय देशों को भी ब्रिटेन इस बात के लिए पटा रहा था, राजी कर रहा था कि आप सभी मुक्त व्यापार की नीति अपनाइए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने संरक्षणवादी नीति अपनाया। आज देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका, हालांकि अभी थोड़ी इकोनॉमी उसकी डबाडोल हो गई है, चाइना ज्यादा, लेकिन चाइना की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की इकोनॉमी जो दुनिया की, मतलब एक समय क्या, कुछ 2-4 वर्ष पहले ही थोड़ा बेटर पोजीशन था। तो अब तो खैर अमेरिका ने ही अपनी संरक्षणवादी नीति चाइना के डर से अपनाई है, नहीं तो संयुक्त राज्य अमेरिका की यही शिकायत रहती थी तृतीय विश्व के देश, अपना बाजार खोलिए, अपना बाजार खोलिए। बराक ओबामा हमारे यहाँ स्पीच देकर गया कि इंडिया ने अपने बाजार को बंद कर रखा है, हमारे लिए इंडिया अपना बाजार नहीं खोल रहा हमारे उत्पाद के लिए। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका को समझाइए कि आप हिस्ट्री पढ़िए, उनके प्रेसिडेंट को कहिए कि आप हिस्ट्री पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि आप जो दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बने हैं वो अपनी संरक्षणवादी नीति के माध्यम से बने हैं। हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है, अगर हम संरक्षणवादी नीति नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा। अब हमारा एग्रीकल्चर है, आपने अपने किसानों को सब्सिडी दी हुई है, हेवी सब्सिडी दी हुई है। अब उनके प्रोडक्ट जब हमारे यहाँ आएंगे तो हमारा क्या होगा। तो मतलब यह है कि संरक्षणवादी नीति अपनाना हमारी मजबूरी है, जो कमजोर अर्थव्यवस्था है उसकी मजबूरी है। जब हम उपनिवेश थे तो जबरन आपने हम पर मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति थोपी। अमेरिका ने संरक्षणवादी नीति अपना ली और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। इसका जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था उसका नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन को इस संरक्षणवादी नीति का जनक कहते हैं। बाद में जर्मनी को भी इसने प्रभावित किया हैमिल्टन ने इस नीति के तहत। तो एक हो गया संरक्षणवादी नीति। तीसरा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या नीति है, इसको देखिए। तीसरा है आधुनिक यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास। आधुनिक यातायात और संचार व्यवस्था का विकास। अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक औद्योगिकरण कैसे होगा। तो आप जब तक गृह युद्ध से पहले तो उत्तरी अमेरिकी पार्ट और दक्षिणी अमेरिकी पार्ट विभाजित थे, आपको पता ही है, क्योंकि दोनों का आर्थिक विभाजन था। एक में कृषि थी दास पर आधारित, दूसरे में औद्योगिकरण चल रहा था। जब गृह युद्ध वगैरह समाप्त हुआ तब उत्तर और दक्षिण अमेरिका का आर्थिक एकीकरण हुआ, तो बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया। कम्बरलैंड रोड बना, आपको मेरे मटेरियल में मिलेगा। कम्बरलैंड रोड बना और फिर हाईवे, सुपर हाईवे, एयरपोर्ट, मतलब धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। रेलवे तो है ही। और नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का विकास।
आपको पता है जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो औद्योगिकरण की रीढ़ होती है, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1830 में ही प्राथमिक शिक्षा की पद्धति को लागू किया। प्राथमिक शिक्षा अगर होगी तो पता है लोगों को बेसिक एजुकेशन जब प्राप्त होता है तो लोग औद्योगिकरण की दिशा में सोचना शुरू करते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा फैक्टर जो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्लस पॉइंट बना। जब आप भारत में देखेंगे स्वतंत्रता के बाद जब भारत औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ा है तो भारत के औद्योगिकरण की कमजोरी क्या है पता है? जैसे जवाहरलाल नेहरू ने हायर एजुकेशन को बढ़ाया, मैंने हायर इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी थे, सीएसआईआर, बहुत सारे डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट स्थापित किया, लेकिन उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। उल्टी बात हो गई। जबकि आपको इस औद्योगिकरण के मॉडल में देखोगे, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा जर्मनी है। जर्मनी में फ्रेडरिक द ग्रेट था वहाँ का रूलर, उसने ही पहले प्राथमिक शिक्षा को अपनाया था। और फिर जापान है, उसने भी प्राइमरी एजुकेशन को पहले इंट्रोड्यूस किया। इंडिया पीछे रह गया उसमें। तो औद्योगिकरण शुरू किया तो हमको भी प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत बनाना था, जहां हम पिछड़ गए। तो खैर ये हुआ। और नेक्स्ट वन कह सकते हो जो अमेरिका में है, संयुक्त अमेरिका में, कि व्यापक शोध पद्धति के माध्यम से तकनीकी विकास पर विशेष बल। मतलब आपको सूचना ये मिलती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मजबूरी थी, वहां पर लेबर बड़ा महंगा था। तो अगर वो श्रम पर आधारित उद्योग को स्थापित करते तो उतने लेबर को सैलरी देना मुश्किल होता और उसमें लाइफ बहुत कॉस्टली हो जाता। तो बदले में इन्होंने क्या किया कि तकनीकी विकास पर विशेष बल दिया। आज भी तो देखते हो लेबर स्कार्सिटी संयुक्त अमेरिका में है कि हम लेटेस्ट से लेटेस्ट तकनीकी अपनाएंगे, और उनका कहना था कि हम तकनीकी पर आधारित उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल देंगे। इन्होंने तकनीकी पर आधारित उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल दिया। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो हाई टेक्नोलॉजी और कॉस्टली लेबर पर आधारित वो मॉडल बन गया। जो भी देश इस पद्धति को अपनाया उसको सेम समस्या का सामना करना पड़ा कि मतलब हाई कॉस्ट इकोनॉमी बन गई। क्योंकि तकनीकी, अब तो अमेरिका में जब तकनीकी के सहारे आप आगे बढ़ोगे ज़्यादा तो विषमता बढ़ेगी, क्योंकि लेबर को जितना रोजगार दोगे तभी तो समाज में आर्थिक समानता ज़्यादा बेहतर आएगी। तो ये है आपको संयुक्त अमेरिका का औद्योगिकरण का मॉडल। अब आते हैं जर्मन मॉडल। देखो, अब तुम अगर जर्मन मॉडल की बात करोगे तो जर्मन मॉडल में सबसे पहले होगी समस्या, कि जर्मनी के सामने समस्या क्या है। तो आप तो जर्मनी के एकीकरण वाले टॉपिक को भी कर चुके हो। तो जर्मनी की समस्या जानते हो कि जर्मनी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जर्मनी बेसिकली 300 छोटे छोटे या 200 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो पहली समस्या यह थी कि एकता का अभाव था। ओके। और फिर दूसरी समस्या यह थी कि जर्मनी में कुछ क्षेत्रों में अभी भी सामंतवाद कायम था। तो कहोगे सामंतवाद कायम होने से कोई समस्या है? हाँ, समस्या है ना। जैसे सामंतवाद कायम होता है तो सामंतवाद की पद्धति में कृषि दासता होती है। तो कृषि दासता में लेबर को, आप किसानों को बांध देते हो जमीन से, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन करके नहीं जा सकते हैं। और चूंकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब तक पलायन नहीं होगा तो फिर श्रम की अधिकता वाले क्षेत्र से श्रम की कमी वाले क्षेत्र में जाना नहीं होता है। तो श्रम की अधिकता वाले क्षेत्र से श्रम की कमी वाले क्षेत्र में जब अतिरिक्त लेबर जाता है तो औद्योगिकरण का रास्ता तैयार होता है। तो वो नहीं हो पा रहा था। तो जर्मन मॉडल की एक कमजोरी यह थी कि जर्मन मॉडल में कृषि दासता होने से या सामंतवाद के होने से श्रमिकों की बेहतर आवाजाही नहीं होती। इसके अलावा आपको मेरे मैटर में एक मिला होगा कि जर्मनी में पितृसत्तावादी कानून भी था।
पितृसत्तावादी कानून। ये पितृसत्तावादी कानून क्या था, तो वहां पर आपको मिलेगा, मैंने दे रखा है कि जैसे देखिए उसमें पितृसत्तावादी कानून में यह है कि अगर आप एक क्षेत्र में निवास करते हो तो बिना अथॉरिटी, बिना सत्ता या सरकार की अनुमति के उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में आप नहीं जा सकते हो। जो जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में निवास करेगा। बिना सरकार और बिना अथॉरिटी के अनुमति के कोई अपना जगह छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाकर नहीं बसेगा। तो ये भी औद्योगिकरण के बेसिक सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि एक क्षेत्र से जब लोगों का पलायन दूसरे क्षेत्र में होता है और तभी जाकर श्रमिकों की आवश्यकता पूरी होती है, तो यह भी समस्या थी। और एक समस्या कहोगे निवेश की, क्योंकि ब्रिटेन में तो निवेश का काम किसने किया था, तो प्राइवेट कैपिटलिस्ट ने, वहां पर निजी पूंजीपतियों ने औद्योगिकरण में निवेश का काम किया था। अब जर्मनी में उस तरह के निवेशक नहीं थे, तो कौन निवेश करेगा, वो अपने आप में समस्या थी। लेकिन इन समस्याओं के बावजूद भी जर्मनी इस औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ा है। तो कैसे, तो पहले तो आप देखोगे नेपोलियन की भूमिका ही हो जाएगी। तो नेपोलियन की भूमिका तो आप पहले से जान रहे हो कि नेपोलियन ने कई रूपों में भूमिका निभाई है। कैसे, तो पहला तो नेपोलियन ने उन 200 या 300 छोटे छोटे राज्यों को कम करके 16 बड़े राज्य में स्थापित किया, तो उसे जर्मनी का जो बाजार है वो थोड़ा सा एकीकृत हुआ। नेपोलियन ने उसका एकीकरण, पहले तो नेपोलियन ने ही छेड़छाड़ किया था, आप तो जानते ही हो। तो एक है। दूसरा क्या है कि नेपोलियन ने जर्मनी में बहुत सारे सुधार किए। जब तक आपके यहाँ सुधार नहीं होगा तो आप औद्योगिकरण की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे सामंतवाद था, तो उसने सामंतवाद को समाप्त किया, नेपोलियन कोड लागू किया, चर्च को नियंत्रित किया। तो इस तरह से आंतरिक एकता उसने ला दी। नेपोलियन कोड में है कि विधियों का जो संग्रह लागू किया, तो उसमें विधि का मानकीकरण हुआ, मानक विधि लागू हुई, मतलब एक तरह के कानून वहां प्रचलित हुए। तो इन सब का फायदा मिलना था। उसके बाद आपको याद है कि मैंने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको बताया हुआ है महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो नेपोलियन ने वहां पर महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की, और महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। तो जब जर्मनी में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का एक फायदा जर्मनी को मिला कि जर्मनी की लोकल वस्तुओं की प्रगति हुई। तो नेपोलियन महाराज ने बहुत सारा ऐसा काम कर दिया। अब दूसरा फैक्टर को लीजिए, तो दूसरा फैक्टर क्या था, तो दूसरा फैक्टर है कि 1830 और 1840 के दशक में रेलवे का निर्माण, एवं 1840 के दशक में रेलवे का निर्माण। अब रेलवे है, रेलवे औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है। जैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आपको कवर किया था, पीछे भी चर्चा की होगी, कि जहां यूरोप और अमेरिका में रेलवे औद्योगिकरण का उत्प्रेरक कारक बनी, वहीं भारत में उसी रेलवे ने ब्रिटिश शासन के अधीन औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया। याद करिए, मैंने आपको बताया था। तो क्या आप लोग जानते हो कि रेलवे से औद्योगिकरण को कैसे बढ़ावा मिलता है? हाँ या ना में थोड़ा सा एक क्लू दे दो कि औद्योगिकरण को बढ़ावा रेलवे से कैसे मिलता है। क्या आप लोग जानते हैं? जरा जल्दी बताइएगा। हाँ या ना? यस। ओके, पता है ना। तो रेलवे का विकास हुआ, और वही समय है, आप कह सकते हो, जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट के द्वारा संरक्षणवादी नीति पर बल। अब देखो, ये जो फ्रेडरिक लिस्ट है वो किससे प्रभावित था पता है? अमेरिकन अर्थशास्त्री, अमेरिकन राजनेता था। हैमिल्टन, जिसकी चर्चा मैंने की है,
वो अमेरिका का पॉलिटिशियन था, डिप्लोमेट था, लेकिन वह साथ में अर्थशास्त्री भी था। तो उसने संयुक्त अमेरिका में संरक्षणवादी नीति को लागू की थी। तो हैमिल्टन के मॉडल से प्रभावित हुआ एक अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट, वो जर्मन अर्थशास्त्री था, वो एडम स्मिथ का विरोधी था। मैंने उसने कहा एडम स्मिथ को कि भाई क्या बकवास है, आप मुक्त अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो, मैं मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाऊंगा तो हमारे तो उद्योग ही स्थापित नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो उत्पाद है वो सस्ता है, तो हमको तो अपने उद्योग का संरक्षण देना होगा। कि एडम स्मिथ उसमें जीवित नहीं था, इन एब्सेंसिया यू कैन से ही क्रिटिसाइज्ड द आइडियोलॉजी एंड द इकोनॉमिक थियरी ऑफ एडम स्मिथ। उसने इसको कहना है मुक्त अर्थव्यवस्था वो अपनाता है जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आपको याद होगा कि जब अपने स्टूडेंट लाइफ का मतलब हुआ कि हम लोग हायर सेकेंडरी में और प्राइमरी में जब घर से अपने टिफिन लेकर जाते थे, अपने लंच बॉक्स लेकर स्कूल में, तो जब अपने लंच में जब ज़्यादा स्वादिष्ट व्यंजन हो तो कोशिश करते कि चलो अकेले खा लेते हैं, और जब देखते कि भाई दोस्तों का थोड़ा सा ज़्यादा डिलीशियस फूड है तो कहते यार ऐसा करते हैं कि हम लोग मिला के खाते हैं आपस में। तो क्या होता है कि जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है वो मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करता है, और जिसकी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई होती है वो संरक्षण की बात करता है। वो कहता है नहीं भाई मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति तो नहीं चलेगी। तो यही है। आप तो यही चीज वहां पर जर्मनी में फ्रेडरिक लिस्ट ने किया। अब इसके बाद एक फैक्टर जो जर्मनी के औद्योगिकरण में काम कर रहा है वो है कि 1849 में पितृसत्तावादी कानून का अंत कर दिया गया। जो पितृसत्तावादी कानून था उसको 1849 में अंत कर दिया गया। इसका मतलब समझते, इसका मतलब यह है कि अब पितृसत्तावादी कानून जब नहीं लागू है तो जिसको जिस क्षेत्र में जाना है जाइए, घूमिए, मूवमेंट करिए, मतलब कोई रुकावट नहीं होगी। तो ये फायदा हो गया। इसे लेबर का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवाजाही जो आना जाना है वो संभव हुआ। और एक फैक्टर काम कर रहा है कि जो औद्योगिकरण में, जो ब्रिटिश के औद्योगिकरण में जो भूमिका निजी पूंजीपतियों ने निभाई, जर्मन औद्योगिकरण में वही भूमिका निभाई, वह थे ज्वाइंट स्टॉक बैंक। ज्वाइंट स्टॉक बैंक, देखो ज्वाइंट स्टॉक शब्द से डरना नहीं, मैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आपको समझा चुका हूं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है, ज्वाइंट स्टॉक बैंक का मतलब हुआ, ज्वाइंट स्टॉक का मतलब हुआ कि जैसे मान लो 10-5 पूंजी कैपिटलिस्ट मिलकर बैंक को स्थापित करते, तो अपना पूंजी लगा के बैंक बनाओगे तो निजी बैंक रहेगा। लेकिन जब आप उस बैंक को ऑथराइज करके और बैंक के द्वारा शेयर अगर आप बाजार में जारी करोगे और शेयर के माध्यम से बहुत सारा धन उठाओगे लोगों से, तो उसको ज्वाइंट स्टॉक कहते हैं। जो शेयर जारी करता है अतिरिक्त संसाधन के लिए उसको ज्वाइंट स्टॉक बैंक कहते हैं। मतलब यह हुआ कि ज्वाइंट स्टॉक बैंक या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो उस फर्म है उसका मुनाफा उसके शेयर धारकों को भी जाता है, इसी को ज्वाइंट स्टॉक बोलते हैं। तो ज्वाइंट स्टॉक बैंक ने जर्मनी में औद्योगिकरण में निवेश किया, क्योंकि वहां पर निजी पूंजीपति निवेश करने के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो जर्मनी में पूंजी निवेश किया। अब आपको सूचना मिलती है कि भाई देखो जर्मनी का जो औद्योगिकरण है उसका बहुत जल्दी जर्मनी ने तरक्की की। लेकिन तभी जर्मनी को विशेष रूप से एक पॉइंट और दे सकते हो कि एकीकरण के बाद तब औद्योगिकरण को विशेष बढ़ावा मिला। खासकर एकीकरण जब जर्मनी का हुआ तब जर्मनी औद्योगिकरण की दिशा में, चूंकि अब प्रसार पूरे जर्मन क्षेत्र मिल गए आपस में, तो औद्योगिकरण की दिशा में एकीकरण के बाद प्रगति हुई। 3 क्षेत्र में जर्मनी ने लीड किया। ऑटोमोबाइल में अभी भी देखते हो कि सबसे पहली 2 कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी बनी है दुनिया में। एक तो हेनरी फोर्ड ने संयुक्त अमेरिका में फोर्ड कंपनी बनाई है, और दूसरा आप देखोगे जर्मनी में जो पहली बनी है मर्सिडीज बेंज कंपनी है। अभी भी तुम देखते हो जर्मनी लीडिंग है ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में, मर्सिडीज बेंज, BMW, ये सब। तो बेसिकली जो जर्मन गाड़ियां हैं वो अभी भी आगे है। अभी भी आप देखोगे मार्केट में तो जर्मन गाड़ियां, जर्मन और जापानीज ये दोनों है। अमेरिकन भी है, लेकिन अमेरिकन से जर्मन गाड़ी लीड ले गई। तो
एक तो ऑटोमोबाइल में जर्मनी ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में, जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उसमें जर्मनी आगे हो गया, और तीसरा था उसका केमिकल्स, जैसे सिंथेटिक ड्रग जो दुनिया में लाया है। पहले नील से कपड़ों की रंगाई होती थी, तो नील की जगह दुनिया में सिंथेटिक ड्रग कौन लाया है? जर्मन लोगों ने लाया है। और जर्मनी में जो औद्योगिकरण हुई, तो जर्मनी की इतनी तरक्की हुई कि आपको मेरे मैटर में मिलेगा कि जो औद्योगिकरण जो ब्रिटेन ने 100 वर्षों में पाया था, वो जर्मनी 30 वर्षों में पा लिया। 30 वर्षों में जर्मनी ने वो औद्योगिकरण का लेवल पा लिया। और आपको आश्चर्य होगा कि 20वीं सदी के आरंभ तक जो सबसे औद्योगिकृत देश था, या 19वीं सेंचुरी के अंत भी कर सकते हो, उसमें पहला पायदान पर संयुक्त राज्य अमेरिका आया, दूसरे पायदान पर जर्मनी, और ब्रिटेन चला गया तीसरे पायदान पर। और जब जर्मनी का औद्योगिकरण हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखोगे कैसे बैकग्राउंड तैयार हुआ। मैंने कहा जाता है कि ब्रिटिश लोग बहुत ही एक छाता लेकर रात्रि में अकर कर चलते थे कि हमारे साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, तो जर्मन लोगों ने भी काउंटर नारा दिया कि हमें भी सूरज के नीचे जमीन चाहिए। तो नए सूरज के नीचे जमीन चाहिए कि हमें भी नया भूभाग चाहिए। मतलब देखो, अब औद्योगिकरण तुम करोगे तो तुमको बाजार चाहिए होगा, तुम वस्तु बेचोगे कहाँ? क्योंकि तुम्हारा जो घरेलू बाजार है उतनी वस्तुओं को खपत नहीं कर पाएगा, तो बाजार चाहिए। तो दुनिया के बाजारों पर तो ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, चारों तरफ फैला रखा था। तो जर्मनी की प्रतिस्पर्धा ब्रिटेन से इसलिए हुई क्योंकि जर्मनी औद्योगिकरण में आगे बढ़ चुका था, उसे भी बाजार चाहिए, और जहां वो बाजार लाने जाता वहां ब्रिटेन पहले से ही बैठा रहता। तो एक बहुत बड़ा कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये हुआ जर्मनी का औद्योगिकरण। अब तीसरा बंदा कौन है? रूस है। तो रूस के बारे में आपको सूचना मिलती है कि रूस एक महाद्वीपीय आकार वाला देश था। वैसा देश तो आज भी आप देखते हो कि रूस की स्थिति क्या है, और लेकिन महाद्वीपीय आकार वाला देश था। और रूस के पास अपार संसाधन भी थे, लेकिन रूस की एक कमी क्या थी कि ये इसका अधिकांश भाग ठंड, अत्यधिक ठंड से ग्रस्त होता था, तो थोड़ी परेशानी उसमें होती थी। इसके अलावा क्या था कि रूस में निजी पूंजी का अभाव था जो औद्योगिकरण में निवेश कर पाता। तो रूस मुख्य रूप से एक एग्रेरियन कंट्री था, विशाल आकार था, कुलीनों का वर्चस्व था, दास व्यवस्था कायम थी, निजी पूंजी का निवेश के लिए अभाव था, बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन फिर भी रूसी लोगों में एक ललक थी कि हमें औद्योगिकरण में आगे बढ़ना है। और आपको आश्चर्य होगा कि इस दिशा में जो पहला प्रयत्न किया 18वीं सदी में, उसमें एक रूसी शासक है जिसका नाम है पीटर द ग्रेट। आपने नाम सुना होगा। जो एक रूसी शासक है पीटर द ग्रेट, वो पीटर द ग्रेट ने इस दिशा में सबसे पहले प्रयत्न किया। और जो पीटर द ग्रेट है उसके बारे में कहा जाता है, क्योंकि देखो अगर टाइम पीरियड के हिसाब से करोगे तो अभी जो व्लादिमीर पुतिन है वो टेन्योर में पीटर द ग्रेट से आगे निकलने वाला है, लेकिन रूस में अब तक रूल करने वाला जो सबसे लंबे टाइम का मोनार्क था पीटर द ग्रेट था। और पीटर द ग्रेट रोमनाव वंश का था, और इसका लक्ष्य था रूस का आधुनिकीकरण और रूस का औद्योगिकरण। अब देखो ये पश्चिम से रूस का अगर आप वैसे भी शरीर देखोगे तो रूस एक ऐसा अजगर है जिसका 3/4 भाग एशिया में है और लगभग 1/4 भाग यूरोप में, लेकिन बावजूद इसके वो अपने आप को यूरोपीय साम्राज्य मानता है। उसका मुख्य यूरोप में है, बड़ी एशिया में, लेकिन अपने आप को एशियन पावर नहीं मानता, यूरोपियन पावर हमेशा मानता है। तो पीटर द ग्रेट इतना ज्यादा पश्चिमीकरण से प्रभावित था, आकर्षित था कि उसने अपनी राजधानी मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग लाया। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग को पश्चिम की खिड़की कहा जाता है। और वह चाहता था कि एक्चुअली हुआ क्या था कि 13वीं सदी में जब चंगेज खान का उद्भव हुआ था तो मंगोलों ने रूस को जीत लिया था। तो अब रूस में क्या था कि मंगोल संस्कृति फैल गई थी। तो मंगोल लोग हैं वो बड़ी दाढ़ी बढ़ाकर रखते थे और टर्बन पहनते थे, बड़ी दाढ़ी बनाते थे और टर्बन पहनते थे। टर्बन कहते हैं किसको, उसको पगड़ी। तो
वो बड़ा अनस्मार्ट लगता था पीटर द ग्रेट को। पीटर द ग्रेट चाहता था कि पश्चिमी लोगों की तरह हमारे कुलीन भी स्मार्ट दिखे। तो उसने क्या किया कि, और उसके कुलीन बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते थे, तो उसने दाढ़ी पर कर लगा दिया। पहला दुनिया का शासक है जिसने दाढ़ी पर कर लगाया ताकि उसके कुलीन जो है वो क्लीन शेव्ड हो जाए। तो उसने दाढ़ी पर कर लगाया। और जानते हो, उसने स्वयं तंबाकू के सेवन को प्रोत्साहन दिया। कहते हैं कि वो खुद पाइप में तंबाकू सुलगा के अपने कुलीनों को देता था ताकि अगर तंबाकू पिएंगे तो वह स्मार्ट होंगे। अब देखो, ये भी दुनिया की विडंबना है कि पश्चिमी देशों ने तंबाकू फैलाया, तंबाकू का सेवन दुनिया में, और ऐसा मानते थे कि तंबाकू का सेवन करने वाला, सिगरेट पीने वाला, पाइप पीने वाला, उसको स्मार्टनेस की निशानी तब मानी जाती थी। और वही तंबाकू और दुनिया के लिए एक समस्या बनी हुई है। तो पीटर द ग्रेट, उसके बारे में कहा जाता है कि वह मजदूर के वेश में स्वयं हॉलैंड और ब्रिटेन जाता था और वहां से वह उद्योगों का प्रारूप चुरा कर लाता था मजदूर के वेश में, और अपने यहाँ उद्योग स्थापित करना चाहता था। तो कहते हैं कि उसने कुछ उद्योग स्थापित किए थे अपने प्रयास से, और उसमें कुछ दासों की नियुक्ति की थी। पीटर द ग्रेट का केवल एक स्वप्न था औद्योगिकरण, लेकिन 18वीं सदी में औद्योगिकरण संभव भी नहीं था, तो उसका प्रयास लगभग विफल ही रहा। लेकिन 19वीं सेंचुरी में रूस औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ा, और इसमें जो पहल की उसमें रूसी शासक था, उसका नाम था जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय इस दिशा में विशेष प्रयत्न हुआ, क्योंकि जार अलेक्जेंडर द्वितीय को कहा जाता है कि इसने दास व्यवस्था का उन्मूलन 1861 में किया था। दास व्यवस्था का उन्मूलन किया इसने, और फिर इसने रूस में औद्योगिकरण की दिशा में प्रगति की। इसका एक प्रधानमंत्री था, उसका नाम था सर्जेई विट्टे, और सर्जेई विट्टे ने औद्योगिकरण की दिशा में विशेष रूप से प्रगति की। और एक और भी दिलचस्प बात बताऊं कि जो रूस का औद्योगिकरण है वो आपको मेरे मैटर में मिलेगा या मेरे मैटर में मिला होगा, वो गेर्सिन क्रोन मॉडल पर आधारित था। गेर्सिन क्रोन मॉडल। अब कहोगे ये गेर्सिन क्रोन मॉडल क्या है? जैसे अब एक अर्थशास्त्री जिसने संयुक्त अमेरिका के मॉडल को प्रभावित किया वो हैमिल्टन कहलाया, जिसने जर्मन मॉडल को प्रभावित किया वो फ्रेडरिक लिस्ट कहलाया। तो जो गेर्सिन क्रोन है, वो गेर्सिन क्रोन भी एक अपने आप में एक नई तरह का अर्थशास्त्री है। उसका मानना है कि जो, देखो उसका क्या कहना है, मेंटली अलर्ट होना, कि जो औद्योगिकरण की दिशा में बाद में आता है, मतलब औद्योगिकरण की दिशा में पहले आ गया हो तो ठीक है, लेकिन जो औद्योगिकरण की दिशा में बाद में आता है, बाद में शुरू करता है, उसको प्रथम जो औद्योगिकृत देश होता है उसका मॉडल अपनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब जैसे आप औद्योगिकरण में देर से आए तो आप ब्रिटेन का मॉडल अपनाने का प्रयास मत करिए, नहीं तो आपका पराजित होना तय है। उसका कहना है कि जो बाद में औद्योगिकरण की दिशा में आता है उसे प्रथम औद्योगिकृत देश के मॉडल को अपनाने के बजाय उसे अपना पृथक मॉडल विकसित करना चाहिए, पृथक मॉडल विकसित करना चाहिए। और फिर उसने एक दूसरी और दिलचस्प बात और भी कही है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसने कहा है कि अगर हम औद्योगिकरण में बाद में आते हैं उस क्षेत्र में तो उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है अगर राज्य स्वयं औद्योगिकरण के लिए आगे आए, और वो क्षतिपूर्ति ऐसे होगी कि राज्य स्वयं औद्योगिकरण की दिशा में आगे आएगा और राज्य के प्रयास से औद्योगिकरण प्रारंभ हो जाएगा, और राज्य को औद्योगिकरण की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। और एक बार जब औद्योगिकरण शुरू हो जाएगा तब राज्य पीछे हट जाए तो औद्योगिकरण अपनी गति से चलता रहेगा। एक बार राज्य को आगे आकर स्वयं औद्योगिकरण को आरंभ करना चाहिए। मतलब वो एक तरह से आपने अगर पंप सेट चलते हुए मैनुअल पंप सेट देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि पहले पंप सेट पे हैंडल घुमाते हैं तो पंप सेट स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्ट होने के बाद हैंडल खींच लोगे लेकिन वो अपनी गति से पंप सेट चलता रहता है। तो उसी तरह से राज्य पहले हैंडल मारेगा, औद्योगिकरण शुरू होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बार शुरू होगा, राज्य पीछे हट जाएगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता रहेगा। ये गेर्सिन क्रोन मॉडल का कहना था। रूस ने इसी मॉडल को अपनाया। तो रूस में तुम देखोगे कि रूस में जब औद्योगिकरण हुआ तो रूस ने एक ही साथ निवेशक का मतलब है कि औद्योगिकरण में पैसा कहां से आएगा, तो सरकार ने लगाया। तो इसमें सरकार ने निवेशक, उत्पादक
और उपभोक्ता तीनों की भूमिका निभाई। निवेशक, उत्पादक और उपभोक्ता तीनों की भूमिका निभाई राज्य के द्वारा। तीनों की भूमिका राज्य ने निभाई। मतलब राज्य ही पैसा लगाया उद्योगों को स्थापित करने के लिए, फिर राज्य ने पैसा लगाया उद्योगों को स्थापित करने के लिए, और फिर राज्य ने उत्पादन में भी भूमिका निभाई, और जो वस्तुएं जब प्रोडक्ट हुआ उसको खरीदने में भी राज्य ने भूमिका निभाई ताकि औद्योगिकरण आगे बढ़े। फिर राज्य का बल था पूंजीगत उद्योग की स्थापना पर। देखो, अब पूंजीगत उद्योग में मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बता चुका हूं, दो तरह के उद्योग होते हैं। एक होता है पूंजीगत उद्योग। तो पूंजीगत उद्योग की विशेषता होती है कि पूंजीगत उद्योग का उत्पाद सीधे उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जो पूंजीगत उद्योग है उसका उत्पाद पहले पहुंचता है, वो दूसरे उद्योगों के इनपुट के रूप में काम करता है। जैसे लोहे और इस्पात उद्योग है, रसायन उद्योग है, इसको आप पूंजीगत उद्योग कहोगे, क्योंकि इसके जो उत्पाद होते हैं उसे दूसरा उद्योग बनता है, और दूसरे उद्योग का जो उत्पाद है वो उपभोक्ता संबंधी, वो उपभोक्ता के पास पहुंचता है। तो दो तरह के उद्योग होते हैं। पूंजीगत उद्योग का मतलब है कि उसका जो आउटपुट होगा वो अन्य उद्योग का इनपुट होगा, और फिर दूसरा होता है उपभोक्ता संबंधी उद्योग, जिसमें आपको कपड़े हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, तो वो उपभोक्ता के पास सीधे पहुंचता है। तो माना जाता है कि अगर आपके पास पूंजीगत उद्योग है तब आप औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। तो जो रूस में औद्योगिकरण हुआ उसमें मुख्य रूप से पूंजीगत उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया। अब देखिए, अब इस औद्योगिकरण का कुछ प्रभाव है जो आपको देखना है। जैसे राज्य स्वयं निवेशक की भूमिका निभा रहा था, तो राज्य उतना पैसा कहां से लाता? तो राज्य ने कर्ज लिया। तो राज्य के द्वारा कर्ज लिया गया, आंतरिक और बाह्य भी, विशेषकर बाहरी देशों से। तो रूस प्रथम यानी 20वीं सदी के आरंभ तक आकर रूस दुनिया का सबसे कर्जदार देश बन गया, सबसे कर्जदार देश। दूसरा क्या है कि चूंकि औद्योगिकरण राज्य के नियंत्रण में हुआ, इसने किसी स्वतंत्र मध्य वर्ग को जन्म नहीं दिया। इसलिए जहां कहीं भी औद्योगिकरण हुआ माय स्टूडेंट्स, वहां पर एक स्वतंत्र और शक्तिशाली मध्य वर्ग पैदा हुआ। जैसे पश्चिमी यूरोप में देखो, रूसी औद्योगिकरण ने एक शक्तिशाली मध्य वर्ग को जन्म नहीं दिया। इसलिए जब रूस में जब क्रांति होगी, जब सर्वहारा क्रांति होगी या बोल्शेविक क्रांति होगी, तो वो क्रांति को मध्य वर्ग नहीं रोक पाएगा, या मध्य वर्ग उसको अपनी दिशा में नहीं खींच पाएगा जैसा फ्रांस में हुआ था, क्योंकि रूस में मजबूत मध्य वर्ग है ही नहीं। और तीसरी बात यह है कि चूंकि अतिरिक्त धन जुटाने के लिए राज्य के द्वारा किसानों पर अत्यधिक कर लगाया गया, तो किसानों पर अत्यधिक कर लगाया गया तो किसान असंतुष्ट थे, और रूस की क्रांति में किसानों की भूमिका हो जाएगी, जो किसान असंतुष्ट चल रहे हैं। एक और भी रूस के औद्योगिकरण की विशेषता आप देखोगे। जैसे रूस में जो भी उद्योग स्थापित थे, कुछ खास क्षेत्र में ही स्थापित थे, कुछ खास क्षेत्र में ही रूस में उद्योग स्थापित थे। तो अधिकांश मजदूर कुछ खास क्षेत्र में ही थे। तो मजदूर, एक खास क्षेत्र में मजदूरों का जमावड़ा होने का मतलब था कि मजदूरों में धीरे धीरे वर्गीय चेतना तेजी से आने लगी, उनमें क्लास कॉन्शसनेस तेजी से आ गया। तो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक में बताऊंगा आगे, वो कारण बना। तो मतलब कुल मिलाकर जो रूस का औद्योगिकरण है वो आगे रूस में क्रांति को जन्म देगा। जब मैं रूस की क्रांति पढ़ाऊंगा तो वहां इस तथ्य को और भी स्पष्ट करूंगा। ओके, तो अब एक बच गया इसमें आपका जापान। तो कल मैं जापान भी कवर कर दूंगा, उसमें मुझे लगता है आधे घंटे 40 मिनट लगेंगे, और मैं एक अध्ययन सामग्री आपको कल भिजवा रहा हूं। मिस्टर अंकुर, कल 12 बजे तक इनको समाजवाद और मार्क्सवाद का टॉपिक मिल जाना चाहिए। मैं मैसेज भिजवा दूंगा, आप लोग समाजवाद और मार्क्सवाद वाले टॉपिक को डाउनलोड कर लेना जरूर, अवश्य, उसको नेग्लेक्ट मत करना। तो आज मैं अब यहीं रुक जाऊं। आज मैंने थोड़ा सा आपको 8 मिनट ज़्यादा लिया, कल आपका क्लास नहीं हुआ था, मुझे अफसोस है। और हम लोग इसको जारी रखें, और आप लोगों को सोचने वाला प्राणी बनना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो मैं मौजूद हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मिस्टर अंकुर, अब चलने की तैयारी की जाए। ओके, ठीक है माय स्टूडेंट्स, आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट। ओ होमवर्क, आहा, तो पहले कहते ना। अभी हम बच्चों
हाँ, अभी हैं, कट नहीं हुआ। कट नहीं हुआ है ना। हाँ, तो क्वेश्चन लिख लीजिए लास्ट में, इसे होमवर्क याद दिला देना, एक क्वेश्चन तुम लोगों को रोज लिखना है। ब्रिटिश ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश समाज एवं संस्कृति को बदल दिया। समाज एवं संस्कृति को बदल दिया। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। एक 150 शब्द, 150 शब्द। ओके, अब मैं स्टूडेंट्स अब रुकते हैं, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो।